हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रमेश सोनी और आज हम करने वाले हैं रिवीजन ऑफ द चैप्टर ऑफ चार्ज ऑफ जीएसटी एंड नेचर ऑफ सप्लाई। नेचर ऑफ सप्लाई का रिवीजन करेंगे, चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर का रिवीजन करेंगे। चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर में सेक्शन नंबर 9 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, सेक्शन नंबर 5 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट का रिवीजन करेंगे। सेक्शन नंबर 9 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट में एक अमेंडमेंट है। ध्यान से देखिएगा पूरा रिविजनरी को, क्योंकि रिविजनरी के अंत में आएगा एक क्विज का क्वेश्चन। बेसिकली एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, आपको क्वेश्चन को सही से आंसर करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है और विनर को मैं दूंगा एक फ्री चार्ट बुक। राइट एवरीवन, आपको मिलेगा फ्री चार्ट बुक। राइट एवरीवन, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए बाबा रिवीजन शुरू करते हैं। एंजॉय द रिवीजन। चलिए बाबा, आज हम रिवीजन कर लेते हैं अपने चैप्टर ऑफ नेचर ऑफ सप्लाई का। नेचर ऑफ सप्लाई, सर एक क्विक लिंकिंग दीजिए, बबल लिंकिंग ले लीजिए। हमने सीखना चालू किया था गुड्स एंड सर्विसेज से। सर गुड्स और सर्विस अगर सप्लाई किया, सप्लाई या तो इंटरस्टेट सप्लाई होगा या सप्लाई इंट्रास्टेट सप्लाई होगा। अब इंटरस्टेट सप्लाई होगा या इंट्रास्टेट सप्लाई होगा, ये हम पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ सप्लाई में कि किसको बोलते हैं इंटरस्टेट सप्लाई और किसको बोलते हैं इंट्रास्टेट सप्लाई। नेचर ऑफ सप्लाई चैप्टर में अगर आप आओगे तो पहला चीज जो है वो हमें पढ़ना होगा इज इंडिया। तो इंडिया का डेफिनेशन क्या बोलता है? इंडिया का मतलब होता है टेरिटरी ऑफ इंडिया। उसके बाद अगर इंडिया के बेस लाइन से आप 12 नॉटिकल माइल जाओगे, 12 नॉटिकल माइल, तो उसको हम बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। सर उसके नीचे जो सी बेड एंड सबसॉइल है, सी बेड एंड सबसॉइल, ये भी इंडिया है। सर उसके बाद जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है जो बेसिकली 188 नॉटिकल माइल होता है, वो भी इंडिया है। सर बेसिकली 12 नॉटिकल माइल के बाद अप टू बेसिकली बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल, बेसिकली जो 188 नॉटिकल माइल्स का एरिया है, इसको भी हम इंडिया बोलते हैं। इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और इसके नीचे जो लैंड मास है उसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ और उसको भी इंडिया बोला जाता है। एंड सर ये जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है, इसके ऊपर का एयर स्पेस और टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया के ऊपर का एयर स्पेस, दोनों को ही हम इंडिया बोलते हैं। इंडिया का मतलब होता है टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, सी बेड एंड सबसॉइल, सर कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एयर स्पेस अबव द टेरिटरी एंड टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। अब सुनिए सर, समझ लीजिए मैंने सप्लाई किया है टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया में। याद रखिएगा हमेशा, अगर समझ लीजिए आपने सप्लाई किया टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई अगर टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया में है, प्लेस ऑफ सप्लाई को माना जाएगा इन द नियरेस्ट कोस्टल स्टेट। ठीक है सर, समझ लीजिए यहां एक सप्लायर है और उसने सप्लाई किया है टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया से, तो याद रखिएगा सप्लायर का लोकेशन माना जाएगा नियरेस्ट कोस्टल स्टेट। सप्लायर अगर टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया में है तो सप्लायर का लोकेशन नियरेस्ट कोस्टल स्टेट में माना जाता है। अगर मैंने सप्लाई किया है टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया में, मेरे सप्लाई का प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता है नियरेस्ट कोस्टल स्टेट में। उसके बाद मैंने आपको बोला है कि सर समझ लीजिए एक बंदा सप्लाई करता है टू द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। सर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यूनियन टेरिटरी है या स्टेट है? गवर्नमेंट ने बोला है यूनियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अदर टेरिटरी है, जो बेसिकली हो गया एक यूनियन टेरिटरी। और सर अगर एक बंदा समझ लीजिए यहां दिल्ली से इस यूनियन टेरिटरी में सप्लाई कर रहा है, तो वो सर हमेशा होगा इंटरस्टेट सप्लाई और उस पर आएगा आईजीएसटी। मैंने एक छोटा सा पॉइंट भी बोला था कि सर अगर यहां समझ लीजिए दो ऑयल फील्ड है और ये एक दूसरे को सप्लाई कर रहे हैं, तो बाबा क्योंकि ये ईईजेड कंप्लीटली एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, कंप्लीटली एक अदर टेरिटरी है जो यूनियन टेरिटरी है, तो सप्लाई अमॉन्ग देमसेल्फ हम उसको मानेंगे कि सर वो इंट्रा यूटी सप्लाई, बेसिकली इंट्रा स्टेट सप्लाई है और उस पर सीजीएसटी प्लस यूटी जीएसटी आएगा। देखिए मैंने इस साइड में लिख दिया है कि अगर आप सप्लाई कर रहे हो टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया में, तो सप्लाई का प्लेस ऑफ सप्लाई नियरेस्ट कोस्टल स्टेट माना जाएगा। अगर सप्लायर टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया में है तो सप्लायर का लोकेशन नियरेस्ट कोस्टल स्टेट और यूटी माना जाएगा। अगर आप सप्लाई कर रहे हो समझ लीजिए कोई भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी से एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, तो हमेशा माना जाएगा अगर आप सप्लाई कर रहे हो या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से कोई सप्लायर सप्लाई कर रहा है, तो उसको हमेशा इंटरस्टेट सप्लाई मानते हुए उस पर हमेशा आईजीएसटी आएगा। अब चलिए एक बार फटाफट पढ़ लेते हैं इंट्रास्टेट सप्लाई और इंटरस्टेट सप्लाई क्या होता है। हमने पढ़ा इंटरस्टेट सप्लाई का मतलब होता है सर जब भी लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, याद रखिएगा जब आप ये प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन कर रहे हो, तो इन केस ऑफ गुड्स आपको प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना है बाय अप्लाइंग सेक्शन नंबर 10। तो ये बोलता है सेक्शन नंबर 7(1) बोलता है सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 10, मतलब आपको सेक्शन नंबर 10 लगाते हुए प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना है। उसके बाद
अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सर दो अलग अलग स्टेट में है, दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में है, एक स्टेट में है एक यूनियन टेरिटरी में है, तो उसको हमेशा हम इंटर स्टेट सप्लाई बोलेंगे। इंटर स्टेट है तो उस पर सर IGST लेविएबल होगा। उसके बाद इन्होंने बोला सेक्शन नंबर 7(3) में कि सर सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 12, मतलब अगर पहले आपको प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना है बाय अप्लाइंग सेक्शन नंबर 12, उसके बाद आपने अगर देखा इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दो डिफरेंट स्टेट में है, दो डिफरेंट यूनियन टेरिटरी में है, एक स्टेट एक यूनियन टेरिटरी में है, तो उसको भी हम इंटर स्टेट सप्लाई बोलेंगे और उस पे आएगा IGST। उसके बाद हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 7(2) एंड सेक्शन नंबर 7(4) बोलता है, सेक्शन नंबर 7(2) बोलता है अगर इंडिया के बाहर से इंडिया में इंपोर्ट किया है टिल दे क्रॉस द कस्टम बॉर्डर, उसको हमेशा हम इंटर स्टेट सप्लाई मानेंगे। ठीक है सर, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज को भी हम हमेशा इंटर स्टेट सप्लाई मानेंगे। उसके बाद सेक्शन नंबर 7(5) आया जो सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस और बोथ के बारे में बोलता है कि अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर इंडिया में है और प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है, लोकेशन ऑफ सप्लायर इंडिया में है, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया में है और सप्लाई टू और बाय एन SEZ यूनिट और SEZ डेवलपर हो रहा है, समझ लीजिए आपने सप्लाई किया है SEZ यूनिट को या SEZ यूनिट ने किसको सप्लाई किया है, और कोई तो हमेशा याद रखिएगा अगर सप्लाई ऑफ गुड्स हो या सप्लाई ऑफ सर्विस या बोथ, अगर लोकेशन ऑफ सप्लाई इंडिया में है प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है तो हमेशा इंटरस्टेट सप्लाई बनेगी। ठीक है, अगर आप सप्लाई कर रहे हो SEZ को या SEZ सप्लाई कर रही है बाहर तो सर उसको भी SEZ सप्लाई कर रही है या SEZ को आप सप्लाई कर रहे हो हमेशा उसको हम इंटरस्टेट सप्लाई ही बोलेंगे। ठीक है सर। उसके बाद सेक्शन नंबर 7(5) जो थर्ड पॉइंट है यहाँ पे वो बोलता है इन द अगर सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस और बोथ हो रहा है टैक्सेबल टेरिटरी में हो रहा है, वो कहीं भी इंट्रा स्टेट सप्लाई नहीं बोला जा रहा है। अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई नहीं बोला जा रहा है और कहीं भी कवर नहीं हो रहा है तो उसको शरण देगा इंट्रा स्टेट सप्लाई, सॉरी अगर वो इंट्रा स्टेट सप्लाई नहीं है और सर वो कहीं भी और कवर नहीं है तो उसको हम बोलेंगे इंटर स्टेट सप्लाई और उस पर IGST लगा देंगे। उसके बाद है सेक्शन नंबर 8। सेक्शन नंबर 8 बोलता है इंट्रा स्टेट सप्लाई के बारे में। सेक्शन नंबर 8 सबसेक्शन 1 आता है, सेक्शन नंबर 8 सबसेक्शन 2 आता है। सेक्शन नंबर 8 सबसेक्शन 1 बोलता है कि पहले आप एक काम कीजिएगा, लगाइएगा सेक्शन नंबर 10 और डिटरमाइन कीजिएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। उसके बाद सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट सेम यूनियन टेरिटरी में है तो उसको हम बोलेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई। फिर उसके बाद प्रोवाइजो है जो बोलता है इन तीन चीजों को हम कभी भी इंट्रा स्टेट सप्लाई नहीं मानेंगे। सर कौन सी चीजें हैं? अगर सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है टू और बाय SEZ यूनिट और डेवलपर, अगर आप सप्लाई कर रहे हो SEZ को या SEZ आपको सप्लाई कर रहा है, वो कभी भी इंट्रा नहीं होगा, चाहे आप सेम स्टेट में भी हो, उसको हम इंटर स्टेट मानते हैं। उसके बाद बोला है सर इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स, कभी भी इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स टिल दे क्रॉस द कस्टम फ्रंटियर हमेशा इंटर स्टेट सप्लाई होता है, वो कभी भी इंट्रा नहीं होता। सर अगर आपने कुछ गुड्स सप्लाई किए टूरिस्ट को तो हमेशा याद रखिएगा वो इंट्रा नहीं होता तो वो हमेशा इंटर स्टेट सप्लाई होता है। उसके बाद सेक्शन नंबर 8(2) बोलता है कि सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 12, मतलब सेक्शन नंबर 12 लगाइएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन कीजिएगा। उसके बाद अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी में है, सेम स्टेट सेम यूनियन टेरिटरी में है तो उसको हम इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलेंगे। एक प्रोवाइजो है जो बोलता है अगर आप सप्लाई कर रहे हो सर्विसेज या सर्विसेज ले रहे हो SEZ से और आप सेम स्टेट में भी क्यों ना हो फिर भी उसको हम इंट्रा नहीं मानेंगे। अगर इंट्रा नहीं मानेंगे तो मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है उसको हम हमेशा मानेंगे इंटर स्टेट सप्लाई। ठीक है सर, डन है पॉइंट। उसके बाद हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 16। सेक्शन नंबर 16 बोलता है कि सर जीरो रेटेड सप्लाई किसको बोलते हैं। पहला बात ये कि सर जीरो रेटेड होता क्या है, गवर्नमेंट बोल रही है परचेज से लेके सेल का चेन हम पूरा जीरो रेटेड कर देंगे, आपको कोई टैक्स का बर्डन नहीं रहेगा। उसके लिए गवर्नमेंट ने बोला है सेक्शन नंबर 16(1)(a) में बोला है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ को हम जीरो रेटिंग का बेनिफिट देंगे। बेसिकली उसके खरीदने से लेके बेचने तक कोई टैक्स का इंप्लीकेशन नहीं आएगा। सर एक्सपोर्ट क्या होता है, देखिए मैंने यहां एक्सपोर्ट का डेफिनेशन लिखा है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का मतलब होता है टेकिंग गुड्स आउट ऑफ इंडिया टू ए प्लेस आउटसाइड इंडिया। इंडिया के बाहर गुड्स को लेके जाना एक्सपोर्ट हो गया। लेकिन अगर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की बात करेंगे तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस किसको बोलते हैं? सर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मींस द सप्लाई ऑफ एनी सर्विस जहां लोकेशन ऑफ सप्लायर इंडिया में है, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट आउटसाइड इंडिया, लोकेशन ऑफ सप्लायर इज इन इंडिया, रिसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया। सर जो पेमेंट मिल रहा है वो फॉरेन कन्वर्टेबल करेंसी डॉलर पाउंड्स वगैरह में आप ला रहे हो या फिर INR में ला रहे हो जहां RBI ने परमिट किया है, बेसिकली नेपाल भूटान के केस में। एंड सर सप्लायर एंड रिसिपिएंट आर नॉट मियर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, मतलब सर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स क्या होता है? इंडिया के बाहर इंडिया के गुड्स को लेके जाना
जाना। सर इंडिया से इंडिया के बाहर गुड्स को लेके जाना एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स होता है। सर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस क्या होता है? मींस लोकेशन ऑफ सप्लाई इंडिया में है, प्लेस ऑफ लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट आउटसाइड इंडिया है, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है, जो वो आपको दे रहा है वो है फॉरेन कन्वर्टेबल करेंसी, और आप दोनों मियर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं हो। सर ये मियर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है? मतलब आप ब्रांच ऑफिस हेड ऑफिस नहीं हो बाबा। ब्रांच ऑफिस हेड ऑफिस के बीच में अगर सर्विस हो रहा है तो उसको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं बोलते हैं। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन किसको बोलते हैं वो यहां डिफाइंड है। एक्सप्लेनेशन 1 बोलता है ए पर्सन has one establishment in India and another outside India। मेरा एक एस्टैब्लिशमेंट इंडिया में है, इंडिया के बाहर मेरा एक ब्रांच ऑफिस है, तो उसको हम हमेशा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन बोलेंगे। दोनों अलग अलग पर्सन की एस्टैब्लिशमेंट है ऐसा बोला जाता है। एक एस्टैब्लिशमेंट एक स्टेट में है, अनदर एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड द स्टेट और यूनियन टेरिटरी है। एक एस्टैब्लिशमेंट स्टेट में है, एक एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड द स्टेट और यूनियन टेरिटरी है, तो उसको भी हम एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन बोलते हैं। एक एस्टैब्लिशमेंट एक स्टेट में है, अनदर एस्टैब्लिशमेंट भी उसी स्टेट में है, और दोनों रजिस्टर्ड विद इन दैट स्टेट है, तो दोनों बन गए एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। उसके बाद बोला है कि सर कब बोला जाएगा कि आपका एक एस्टैब्लिशमेंट इंडिया के बाहर है? ये बोल रहे हैं पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस थ्रू ए ब्रांच ऑफिस, एजेंसी ऑफिस या रिप्रेजेंटेशनल ऑफिस इन एनी टेरिटरी shall be treated as having an establishment in that territory। मतलब अगर मेरा इंडिया के बाहर समझ लीजिए एक ब्रांच ऑफिस है, या एक समझ लीजिए इंडिया के बाहर मेरा एजेंसी ऑफिस है, या कोई रिप्रेजेंटेशनल ऑफिस है, तो भी माना जाएगा कि सर आपका एक एस्टैब्लिशमेंट इंडिया के बाहर है, एंड सर उसको डिस्टिंक्ट पर्सन बोला जाएगा। और सर अगर आपका डिस्टिंक्ट पर्सन आपको कोई सर्विस दे रहा है तो सर उस केस में उसको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं बोला जाएगा। ठीक है सर, क्योंकि आपको एक्चुअल रियल पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन करना है तो ही उसको हम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बोलेंगे। यहां सिंपल बोला है सप्लायर एंड रिसिपिएंट आर नॉट मियर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। अगर मियर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन है तो सर वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं बनता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 16। सेक्शन नंबर 16(1) बोला अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो वो होगा, एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसका जीरो रेटिंग का बेनिफिट मिलेगा। सर अगर सप्लाई कर रहे हो ऑफ गुड सर्विसेज और बोथ, ये जो अमेंडमेंट है ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है फॉर योर नवंबर 22 एग्जाम। ठीक है, इसको काट देना। ठीक है, अगर सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज और बोथ किसको सप्लाई कर रहे हो? टू है एसईजेड यूनिट और डेवलपर, तो उसको भी हम जीरो रेटेड सप्लाई का बेनिफिट देंगे। गवर्नमेंट ने बोला जीरो रेटेड का बेनिफिट कैसे मिलेगा? सेक्शन नंबर 16(3) में बोला अगर एक पर्सन जीरो रेटेड सप्लाई कर रहा है, मतलब एक्सपोर्ट कर रहा है या एसईजेड को सप्लाई कर रहा है, तो उसको रिफंड मिलता है। रिफंड मतलब सर एक गवर्नमेंट ने बोला आप एक्सपोर्ट कीजिए, जब एक्सपोर्ट कर रहे हो या सप्लाई कर रहे हो एसईजेड को तो सप्लाई कर दीजिए अंडर बॉन्ड और एलयूटी। सप्लाई करने के समय दे दीजिए बॉन्ड या एलओटी। आईजीएसटी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। और सर जो भी आईजीएसटी था, सॉरी जो भी आईटीसी था उसका रिफंड ले लीजिए। गवर्नमेंट ने बोला कोई आईजीएसटी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्लेम रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी, जो भी आईटीसी पड़ा हुआ है उसका रिफंड ले लीजिए। सेकंड मेथड जो आपको जीरो रेटिंग का बेनिफिट देता है, कैसे सर? एक्सपोर्ट कीजिए, कसम वगैरह मत खाइए, एलयूटी बॉन्ड वगैरह मत दीजिए, आईजीएसटी का पेमेंट कीजिए। आईजीएसटी पेमेंट के लिए अपना आईटीसी यूज कर लीजिए, बैलेंस अमाउंट कैश में पे कर दीजिए और पूरा आईजीएसटी का रिफंड ले लीजिए। क्लेम द रिफंड ऑफ सच आईजीएसटी पेड। इसमें एक छोटा सा पॉइंट और उन्होंने मेंशन किया है कि सर अगर आप आईटीसी, अगर आप समझ लीजिए प्लास्टिक खरीदे, प्लास्टिक से प्लास्टिक बैंगल बनाया, प्लास्टिक बैंगल तो इंडिया में एग्जम्प्टेड है, लेकिन उसी प्लास्टिक बैंगल को अगर इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट कर दिया तो याद रखिएगा आपको जीरो रेटेड सप्लाई का बेनिफिट मिलेगा, आईटीसी भी मिलेगा और आईटीसी का आप रिफंड भी क्लेम कर सकते हो। ठीक है, लेकिन दिस इज सब्जेक्ट टू सेक्शन नंबर 17(5), मतलब ब्लॉक क्रेडिट का आईटीसी आपको अवेलेबल नहीं किया जाएगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। सेक्शन नंबर 16 में मैंने आपको पढ़ाया जीरो रेटेड सप्लाई। क्या क्या जीरो रेट होता है? एक्सपोर्ट और सप्लाई टू एन एसईजेड यूनिट और डेवलपर जीरो रेटेड होता है। जीरो रेट के दो तरीके होते हैं, एक एक्सपोर्ट कर दीजिए, आईजीएसटी का पेमेंट मत कीजिए, आईटीसी का रिफंड ले लीजिए। सेकंड क्या बोला मैंने आपको? सेकंड होता है आईजीएसटी का पेमेंट कीजिए और वो आईजीएसटी जो आपने पेमेंट किया है उसका रिफंड ले लीजिए। डन सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद एक छोटा सा सर्कुलर है यहाँ पे। सर्कुलर क्या बोल रहा है? शॉर्ट टर्म अकोमोडेशन, बैंक्वेटिंग, कॉन्फ्रेंसिंग सर्विसेज। शॉर्ट टर्म अकोमोडेशन, बैंक्वेटिंग और कॉन्फ्रेंसिंग सर्विसेज। सर समझ लीजिए एक बंदा है और ये बंदा क्या कर रहा है, यहां एक एसईजेड यूनिट है,
सर ये एक स्टेट है दिल्ली में, यहाँ एक बंदा है, ये क्या कर रहा है, एक होटल चला रहा है, और सर यहाँ एक एसईजेड यूनिट है, और इसने क्या किया, एसईजेड यूनिट यहाँ आई और बैंक्वेट वगैरह बुक करती है। तो मैंने आपको बोला है लोकेशन ऑफ सप्लायर कहाँ है, दिल्ली है। सर इमूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ है, दिल्ली है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन नंबर 12(3)(c) ऑफ द आईजीएसटी एक्ट बन जाता है दिल्ली, और सर इसको इंट्रा स्टेट बोलते हुए ये बंदा लगा देगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। लेकिन सर अगर आप सेक्शन नंबर 75B पढ़ोगे तो वो स्पेसिफिक प्रोविजन है विद रिस्पेक्ट टू एसईजेड, और स्पेसिफिक प्रोविजन बोलता है जब भी आप कोई सर्विस या गुड सप्लाई कर रहे हो किसको, एसईजेड को, तो हमेशा उसको इंटरस्टेट मानते हुए उस पे आईजीएसटी आएगा। तो सर अब इसको इंट्रा मानूं या इंटर मानूं, तो सर एसईजेड रिलेटेड स्पेसिफिक प्रोविजन बोलता है इसको इंटरस्टेट मानना है, एंड स्पेसिफिक प्रोविजन विल ऑलवेज प्रिवेल ओवर द जनरल प्रोविजन। 12(3)(c) जो है वो जनरल प्रोविजन है, और स्पेसिफिक प्रोविजन हमेशा इट विल प्रिवेल ओवर द जनरल प्रोविजन, एंड हेंस इसको हम क्या मानते हैं, इसको हम मानते हैं इंटरस्टेट सप्लाई, और इस पे लगेगा आईजीएसटी। डन सर, स्पेसिफिक प्रोविजन ऑलवेज प्रिवेल्स ओवर द जनरल प्रोविजन। डन सर। सर कितना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, मेरे को लगता है ये कनेक्टिंग काइंड ऑफ चैप्टर है, आपको आना चाहिए। जीरो रेटेड सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंडली ये जो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 6 है जो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का डेफिनेशन देता है वो भी इंपॉर्टेंट है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस क्या होता है, सप्लाईज इन इंडिया, रिसिपेंट इज आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया, व्हाट यू आर रिसीविंग इज फॉरेन कन्वर्टेबल करेंसी, एंड सर आप दोनों मियर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं हो तो आपका सप्लाई बनेगा एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस पे जीरो रेटिंग का बेनिफिट मिलता है। राइट सर, पॉइंट क्लियर है। यहां हम अपना नेचर ऑफ सप्लाई का रिवीजन क्लोज करते हैं। चलिए बाबा आज हम करेंगे चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर का रिवीजन। यस सर, रिवीजन स्टार्ट करते हैं। हमने स्टार्ट किया था सीखना गुड्स एंड सर्विस से। गुड्स एंड सर्विस एक बार सप्लाई हो गया, सप्लाई चाहे इंटरस्टेट सप्लाई हो, सप्लाई चाहे इंट्रास्टेट सप्लाई हो। इंटरस्टेट सप्लाई हो तो आईजीएसटी लेवी हो जाएगा, इंट्रास्टेट सप्लाई हो तो सीजीएसटी लेवी हो जाएगा। ये किसने बोला, ये बाबा मैंने नहीं बोला है, आईजीएसटी के लेवी सेक्शन नंबर 5 ने बोला है, और सीजीएसटी के लेवी सेक्शन नंबर 9 ने बोला हुआ है। आज हम सीखेंगे चार्ज ऑफ जीएसटी का चैप्टर जो है बेसिकली लेवी वाला चैप्टर। यस सर, सेक्शन नंबर 9 की बात करते हैं। सेक्शन नंबर 9 में है सेक्शन नंबर 9(1) जो नॉर्मल लेवी की बात करता है। नॉर्मल लेवी मतलब सर कि सीजीएसटी लेवी होगा जब इंट्रास्टेट सप्लाई हो रहा है, इंट्रास्टेट सप्लाई हो रहा है किसका, गुड्स सर्विसेज और बोथ का, एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। सर क्या अमाउंट पे लेवी होगा, ऑन द वैल्यू विच इज डिटरमाइंड अंडर सेक्शन नंबर 15। क्या रेट पे लेवी होगा, रेट मैक्सिमम होगा 20%। ये रेट जो है ये नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल होगा। इट विल बी कलेक्टेड इन द मैनर प्रेस्क्राइब्ड एंड पेड बाय द टैक्सेबल पर्सन। तो सर जीएसटी लेवी हो जाएगा जब आप करोगे इंट्रास्टेट सप्लाई किसका, गुड सर्विसेज और बोथ का, एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ऑन वैल्यू विच इज डिटरमाइंड अंडर सेक्शन नंबर 15 मल्टीप्लाइड बाय द रेट ऑफ टैक्स, और ये रेट ऑफ टैक्स मैक्सिमम 20% होगा जो कलेक्टेड एंड पेड बाय ए टैक्सेबल पर्सन। मतलब जो जीएसटी लेवी होगा वो टैक्सेबल पर्सन कलेक्ट करेगा और पे करेगा। सेक्शन नंबर 9(2) बोलता है एचपी मैन, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्पिरिट, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड नेचुरल गैस, ये 5 आइटम पे जीएसटी लेवी होगा, लेकिन फ्रॉम ए डेट नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 9(3). सेक्शन नंबर 9(3) बोलता है जो नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विस है उस पे जीएसटी का लेवी आएगा। नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विस पे जीएसटी का लेवी आएगा, और आएगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। मतलब नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रिसिपिएंट जीएसटी देगा। ठीक है सर, अब ये नोटिफाइड गुड्स एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सीए फाइनल में नोटिफाइड सर्विसेज जो है वो हम पढ़ लेते हैं। चलिए सर पढ़ना शुरू करते हैं। पहला जो नोटिफाइड सर्विस है वो है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का सर्विस, जिस गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने 5% के लिए ऑप्ट किया है। तो आपको याद रखना है अगर एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है जो सर्विस दे रहा है
सर अगर एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है जो 5% के लिए ऑप्ट करती है, उसका आपको देखना है अगर वो सर्विस दे रही है अनरजिस्टर्ड पर्सन को जो है फैक्ट्री रजिस्टर्ड अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट, बॉडी कॉर्पोरेट विच इज रजिस्टर्ड अंडर देयर एक्ट, सर सोसाइटी विच इज रजिस्टर्ड, देन बाबा वी हैव कोऑपरेटिव सोसाइटी जो रजिस्टर्ड हो या बेसिकली इनकॉर्पोरेटेड अंडर द लॉ हो, पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड अंडर द पार्टनरशिप एक्ट, अनरजिस्टर्ड इंक्लूडिंग एन एओपी प्लस एलएलपी। आपको हमेशा ध्यान रखना है चाहे ये जीएसटी में अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, लेकिन इन केस में भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आएगा, इनको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेके जीएसटी अंडर आरसीएम देना पड़ेगा। अगर जीटीए ने अदर अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विसेज दी, जैसे कि एक अनरजिस्टर्ड पर्सन जो सीटीपी है, अनरजिस्टर्ड सीटीपी है या ऑल अदर अनरजिस्टर्ड पर्सन का केस में सर जीएसटी नहीं आएगा रिवर्स चार्ज में, उसको एग्जम्पशन में डाला गया है। अगर जीटीए सर्विसेज दे रही है रजिस्टर्ड पर्सन को तो आपको देखना है अगर है टीडीएस डिडक्टर ए बी एंड सी कैटेगरी वाला, डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंटल एजेंसी, तो सर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं आएगा, उसको एग्जम्पशन में डाला गया है। लेकिन अगर नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ टीडीएस डिडक्टर है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आएगा। अगर रजिस्टर्ड पर्सन ऑल अदर रजिस्टर्ड पर्सन है तो सर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आएगा और आएगा। यही बोला है मैंने यहाँ पे। जीटीए अगर फैक्ट्री, बॉडी कॉर्पोरेट सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पार्टनरशिप फर्म वेदर रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड इंक्लूडिंग एओपी प्लस एलएलपी को सर्विसेज दे रहा है तो उनको जीएसटी अंडर आरसीएम देना है। सर अगर ये आपको फैक्ट्री, बॉडी कॉर्पोरेट सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी और पार्टनरशिप फॉर्म में ध्यान रखना है, जो बेसिकली फैक्ट्री, बॉडी कॉर्पोरेट सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड होते हैं, पार्टनरशिप चाहे रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो। ओके सर। उसके बाद अगर जीटीए ने सर्विसेज दिया रजिस्टर्ड पर्सन को तो भी रिवर्स चार्ज में जीएसटी देगा, रजिस्टर्ड पर्सन या रजिस्टर्ड सीटीपी को तो रजिस्टर्ड सीटीपी जीएसटी देगा अंडर आरसीएम। लेकिन रजिस्टर्ड पर्सन में आपको ध्यान रखना है अगर रजिस्टर्ड पर्सन डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंटल एजेंसी जो रजिस्टर्ड एससीडीएस डिडक्टर है तो एग्जम्पशन में आ जाएगा। उसके बाद आता है एडवोकेट का सर्विस। अगर एडवोकेट सर्विस दे रहा है या फॉर्म ऑफ एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट सर्विस दे रहा है किसको? बिजनेस एंटिटी जो टैक्सेबल टेरिटरी में है, बिजनेस एंटिटी जो टैक्सेबल टेरिटरी में है और उस बिजनेस एंटिटी का लास्ट ईयर का टर्नओवर इज ग्रेटर देन रजिस्ट्रेशन लिमिट, उस बिजनेस एंटिटी का लास्ट ईयर का टर्नओवर जो था रजिस्ट्रेशन लिमिट से ज्यादा था, तो करंट ईयर में अगर एडवोकेट का सर्विस लिया है तो उस बिजनेस एंटिटी को जीएसटी देना पड़ेगा अंडर आरसीएम। उसके बाद आता है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का सर्विस। अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का सर्विस दी जा रहा है बिजनेस एंटिटी को, जिस बिजनेस एंटिटी का लास्ट ईयर का टर्नओवर ग्रेटर देन रजिस्ट्रेशन लिमिट है, तो सर वो बिजनेस एंटिटी जीएसटी अंडर आरसीएम देगी। अगर स्पॉन्सरशिप सर्विस दिया जा रहा है, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज टू ए बॉडी कॉर्पोरेट और ए पार्टनरशिप फर्म, याद रखिएगा जो टैक्सेबल टेरिटरी में है तो बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म जीएसटी अंडर आरसीएम देगी। उसके बाद आता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी का सर्विसेज एक्सक्लूडिंग पीएआईटी, पोस्ट, एयरपोर्ट, इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड ट्रांसपोर्टेशन of goods या पैसेंजर रिलेटेड सर्विसेज। देन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट अगर पोस्ट, एयरपोर्ट, इमूवेबल प्रॉपर्टी और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर ये चार सर्विसेज को छोड़ के कोई भी सर्विस दे रही है बिजनेस एंटिटी को जिसका एग्रीगेट टर्नओवर ग्रेटर देन रजिस्ट्रेशन लिमिट है इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर प्लस अमाउंट ग्रेटर देन 5000 है, तभी कंसिडरेशन ग्रेटर देन 5000 है, तभी बिजनेस एंटिटी रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करेगी। उसके बाद आपको याद रखना है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी अगर सर्विसेज दे रहा है ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू ए रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी, रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी जीएसटी देती है अंडर आरसीएम। अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर दे रहा है, अनरजिस्टर्ड पर्सन का केस में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म आएगा। ठीक है सर। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आता है एनी पर्सन इफ इज गोइंग एंड गिविंग ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट और फ्लोर स्पेस इंडेक्स टू ए प्रमोटर, तो प्रमोटर जीएसटी देता है अंडर आरसीएम। या फिर सर अगर एक पर्सन दे रहा है लॉन्ग टर्म लीज में लैंड, किसको? लॉन्ग टर्म लीज ऑफ 30 इयर्स और मोर टू ए प्रमोटर, तो प्रमोटर जीएसटी देगा ऑन द अपफ्रंट अमाउंट या मंथली रेंट जो भी होता है उस पे प्रमोटर जीएसटी देता है अंडर आरसीएम। बेसिकली ये जो लॉन्ग टर्म लीज देने वाला सर्विस है उस पे प्रमोटर जीएसटी देगा अंडर आरसीएम, चाहे कंसिडरेशन अपफ्रंट अमाउंट हो चाहे कंसिडरेशन मंथली रेंट हो। उसके बाद डायरेक्टर रिलेटेड सर्विसेज में हमेशा बॉडी कॉर्पोरेट जो टैक्सेबल टेरिटरी में होता है वो जीएसटी अंडर आरसीएम देता है। लेकिन आपको याद रखना है अगर डायरेक्टर का सर्विस दिया जा रहा है, उधर एक सर्कुलर है जो बोलता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कभी भी एम्प्लॉय नहीं होते और जीएसटी विल बी ऑलवेज पेएबल बाय द कंपनी ऑन
आरसीएम बेसिस, ठीक है सर। लेकिन होल टाइम डायरेक्टर की कहानी कुछ अलग है। होल टाइम डायरेक्टर या तो एम्प्लॉय हो सकते हैं या एम्प्लॉय नहीं होंगे। अगर एम्प्लॉय है तो उनको सैलरी दिया जाएगा, अगर एम्प्लॉय नहीं है तो उनको प्रोफेशनल फीस दिया जाएगा। अगर एम्प्लॉय है तो कंपनी उनका टीडीएस काटेगी अंडर सेक्शन नंबर 192 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। अगर वो प्रोफेशनल फीस दिया जा रहा है तो टीडीएस अंडर 194 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट करेगा। याद रखिएगा, अगर कंपनी ने 192 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में टीडीएस काटा है तो सैलरी है और सैलरी पे कोई जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं आएगा। लेकिन अगर कंपनी ने टीडीएस अंडर 194 काटा है तो सर वो सप्लाई है, जीएसटी अंडर आरसीएम कंपनी देगी उस अमाउंट पे, ठीक है सर। इंश्योरेंस एजेंट अगर सर्विस दे रहा है टू एन इंश्योरेंस कंपनी विच इज इन द टैक्सेबल टेरिटरी तो इंश्योरेंस कंपनी जीएसटी देती है अंडर आरसीएम। रिकवरी एजेंट अगर सर्विसेज दे रहा है टू बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी जीएसटी देता है अंडर आरसीएम। म्यूजिक कंपोजर सर्विस देगा म्यूजिक कंपनी को तो म्यूजिक कंपनी देगी जीएसटी अंडर आरसीएम। अगर फोटोग्राफर, आर्टिस्ट या लाइक प्रोड्यूसर या लाइक को सर्विसेज दे रहा है, बेसिकली ये जो म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट होते हैं, ये अपना जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वो यूज करने की सर्विसेज दे रहे हैं। वो अपना जो कॉपीराइटेड आइटम है या जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है वो सामने वाले पार्टी को यूज करने देते हैं और उसके लिए जो भी अमाउंट लेते हैं उस अमाउंट पे जीएसटी जो म्यूजिक कंपनी, प्रोड्यूसर या लाइक होते हैं वो देते हैं अंडर आरसीएम। उसके बाद ऑथर आ गया। ऑथर का केस में याद रखिएगा, जनरली पब्लिशर देता है जीएसटी अंडर आरसीएम, लेकिन ऑथर्स को एक ऑप्शन दिया गया है कि सर ऑथर का केस में जनरली तो पब्लिशर देगा जीएसटी अंडर आरसीएम, लेकिन अगर ऑथर चाहे तो ऑथर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म भी जीएसटी, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी दे सकता है, मतलब जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे सकता है। सर कैसे? ऑथर को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और अपने जुरिसडिक्शनल ऑफिसर को बताना पड़ेगा कि सर जेओ जुरिसडिक्शनल ऑफिसर को बताना पड़ेगा कि सर मैं ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहा हूं, मैं जीएसटी कलेक्ट करूंगा पब्लिशर से और आपको दे दूंगा। प्लस जो ये ऑथर है इसको पब्लिशर को जब इनवॉइस इशू कर रहा है तो पब्लिशर को भी बताना पड़ेगा बेटा मैं जीएसटी फॉरवर्ड चार्ज में लेके दे रहा हूं, तेरे को जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज देने की जरूरत नहीं है। डन सर, पॉइंट क्लियर है। अगर मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी आरबीआई को सर्विसेज दे रहे हैं तो आरबीआई जीएसटी देगी अंडर आरसीएम। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, याद रखिएगा डायरेक्ट सेलिंग एजेंट इंडिविजुअल अगर सर्विसेज देता है बैंक और एनबीएफसी को तो बैंक या एनबीएफसी जीएसटी देता है अंडर आरसीएम। उसके बाद आता है बिजनेस फैसिलिटेटर और एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट। याद रखिएगा बिजनेस फैसिलिटेटर बैंक को सर्विसेज देता है, ठीक है सर। बिजनेस करस्पॉन्डेंट भी बैंक को सर्विसेज देता है। बिजनेस फैसिलिटेटर का एक एजेंट भी हो सकता है जो एजेंट बिजनेस फैसिलिटेटर को सर्विस देता है, और बिजनेस करस्पॉन्डेंट का भी एक एजेंट हो सकता है, एजेंट ऑफ ए बिजनेस करस्पॉन्डेंट जो बिजनेस करस्पॉन्डेंट को सर्विस देगा। याद रखिएगा जब एजेंट ऑफ ए बिजनेस फैसिलिटेटर को फ्री सर्विस देता है, बिजनेस फैसिलिटेटर को एजेंट ऑफ ए बिजनेस फैसिलिटेटर जब बिजनेस फैसिलिटेटर को सर्विस देता है तो कोई आरसीएम नहीं है, मतलब एजेंट ही जीएसटी कलेक्ट करके अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म जीएसटी पे करता है गवर्नमेंट को, ठीक है सर। उसके बाद अगर बिजनेस फैसिलिटेटर सर्विस दे रहा है टू द बैंक तो सर इस केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बोला गया है, बैंक जीएसटी पे करेगा अंडर आरसीएम। अगर आप इस चीज का ध्यान दोगे तो बिजनेस फैसिलिटेटर को बैंक बेसिकली अपॉइंट करता है ज्ञान देने के लिए, और ज्ञान होता है फ्री, इसलिए बिजनेस फैसिलिटेटर हमेशा फ्री रहता है। मतलब सर जब बिजनेस फैसिलिटेटर को एजेंट सर्विस देता है तो एजेंट जीएसटी कलेक्ट कर लेता है और एजेंट अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म गवर्नमेंट को पे करता है, मतलब बिजनेस फैसिलिटेटर को कोई हेडेक नहीं है। अगर बिजनेस फैसिलिटेटर बैंक को सर्विस दे रहा है, बैंक अंडर रिवर्स चार्ज देता है, मतलब बिजनेस फैसिलिटेटर तो डांस करेगा, उसको तो कभी जीएसटी देना ही नहीं है, चाहे रिवर्स चार्ज या चाहे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में। एजेंट कलेक्ट करेगा और पे करेगा, वो जब बैंक को सर्विस देगा तो बैंक रिवर्स चार्ज में देगा, तो बिजनेस फैसिलिटेटर हमेशा टेंशन फ्री है। सर अगर बिजनेस करस्पॉन्डेंट की बात करें तो याद रखिएगा जब एजेंट ऑफ ए बिजनेस करस्पॉन्डेंट को सर्विस देते हैं तो बिजनेस करस्पॉन्डेंट अंडर आरसीएम जीएसटी पे करते हैं, ठीक है सर। अगर बिजनेस करस्पॉन्डेंट बैंक को सर्विसेज दे रहे हैं तो बैंक से जीएसटी कलेक्ट करेंगे और जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म बेसिकली कलेक्ट किया जाएगा और बिजनेस करस्पॉन्डेंट जीएसटी पे करेगा। देखिए उल्टा ही केस है बिजनेस करस्पॉन्डेंट का, जब भी एजेंट उनको सर्विस देता है वो रिवर्स चार्ज में पे करते हैं, और सर जब भी बैंक को वो सर्विस देते हैं, बिजनेस करस्पॉन्डेंट जब बैंक को सर्विस देते हैं जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज कलेक्ट करते हैं और गवर्नमेंट को पे करते हैं, मतलब बिजनेस करस्पॉन्डेंट तो अटक गए हर जगह से, ठीक है सर। पॉइंट क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बिजनेस फैसिलिटेटर अगर बैंकिंग कंपनी को सर्विस देता है तो बैंकिंग कंपनी अंडर रिवर्स चार्ज देती है। एजेंट ऑफ ए बिजनेस करस्पॉन्डेंट अगर बिजनेस करस्पॉन्डेंट को सर्विस देता है तो बिजनेस करस्पॉन्डेंट जीएसटी देगा अंडर
RCM। ठीक है सर, यहां एक एग्जम्पशन है कि अगर सर्विसेज बाय बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस करस्पॉन्डेंट दिया जा रहा है एंड देयर इंटरमीडियरी, इनकी सर्विसेज दी जा रही हैं विथ रेस्पेक्ट टू अकाउंट्स इन रूरल एरिया ब्रांच, तो सर याद रखिएगा ये जो सारा रिवर्स चार्ज फॉरवर्ड चार्ज का चक्कर है ये नहीं आएगा, क्योंकि सारा एग्जम्पशन में डाला गया है। ठीक है सर, अगर ये सर्विस विथ रेस्पेक्ट टू अकाउंट्स इन रूरल एरिया ब्रांच है, मतलब बिजनेस फैसिलिटेटर, बिजनेस करस्पॉन्डेंट या उनके एजेंट की जो सर्विसेज है, उनके जो इंटरमीडियरी की सर्विसेज है वो विथ रेस्पेक्ट टू अकाउंट्स इन रूरल एरिया, गांव दराज वाले एरिया के अकाउंट्स रिलेटेड है, तो सर उनकी सारी सर्विस पे जीएसटी नहीं आएगा। उसके बाद आता है सिक्योरिटी सर्विसेज। सर सिक्योरिटी सर्विसेज मतलब सिक्योरिटी गार्ड्स प्रोवाइड करना। सिक्योरिटी सर्विसेज अगर दिया जा रहा है, सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल बाय एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, याद रखिएगा एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट सिक्योरिटी सर्विसेज दे रहा है टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो जीएसटी आएगा अंडर RCM। लेकिन ये RCM एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होगा अगर सिक्योरिटी सर्विसेज दी जा रही हैं टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल एजेंसी हु आर बेसिकली रजिस्टर्ड एज टीडीएस डिडक्टर या कॉम्पोजिशन डीलर को दिया जा रहा है, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल नहीं है, नहीं है, नहीं है। उसके बाद आता है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। तो सर यहां पे रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में आपको याद रखना है कि एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, नंबर 1। नंबर 2 वो दे रहा है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विसेज, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विसेज। सर नंबर 2 जिसमें फ्यूल कॉस्ट इंक्लूडेड है, फ्यूल कॉस्ट इंक्लूडेड है। नंबर 3 वो इनवॉइस इशू नहीं करता है जिसमें 12% जीएसटी चार्ज किया जाता है, ये इनवॉइस इशू नहीं कर रहा है, मतलब जिसमें 12% जीएसटी चार्ज किया जाए वो इनवॉइस इशू नहीं कर रहा है। एंड फोर्थली अपनी सर्विसेज दे रहा है टू ए बॉडी कॉर्पोरेट, तो बॉडी कॉर्पोरेट जीएसटी देगा अंडर RCM। याद रखिएगा रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल बाय एनी पर्सन who does not issue an invoice charging GST at the rate of 12%, और ये सर्विस बॉडी कॉर्पोरेट को दिया जा रहा है, तो बॉडी कॉर्पोरेट जीएसटी देगा अंडर RCM। उसके बाद आता है सिक्योरिटीज लेंडिंग की सर्विसेज। अगर बाबा एक लेंडर है, लेंडर ने सिक्योरिटीज लेंड किया है थ्रू एन इंटरमीडिएट टू ए बोरोवर, तो बोरोवर जीएसटी देता है ऑन द लेंडिंग फीस अंडर RCM। याद रखिएगा हमेशा एक सर्कुलर है कि सर जब भी लेंडर ने बोरोवर को लैंड किया है सिक्योरिटीज, उस केस में लेंडर और बोरोवर एक दूसरे को नहीं जानते, इसलिए बोरोवर जब जीएसटी देगा अंडर RCM तो वो इंटरस्टेट मानते हुए IGST अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे कर देगा। सर इतनी सारी रिवर्स चार्ज की एंट्रीज कैसे याद रखेंगे? याद रखिएगा आपको याद रखना है सर DIA डायग्राम्स याद रखिएगा, सारा याद रह जाएगा। सर डी डायग्राम्स का मतलब क्या हो गया? देख बाबा नंबर 1 आता है GTA, G फॉर GTA जो 5% ऑफ करता है। सर नंबर 2 सर्विस क्या है? नंबर 2 सर्विस एडवोकेट की सर्विसेज है, एडवोकेट हो गया, फॉर्म ऑफ एडवोकेट हो गया, ठीक है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की सर्विसेज हो गई। उसके बाद सर उसके बाद अगर आप देखोगे तो थर्ड सर्विस है वो है स्पॉन्सरशिप सर्विस, S फॉर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज अगर दी जा रही है तो बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आएगा। सर उसके बाद कौन सा सर्विस है? उसके बाद गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज है। सर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की सर्विसेज टू ए बिजनेस एंटिटी, जो बिग बिजनेस एंटिटी है जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर ग्रेटर देन रजिस्ट्रेशन लिमिट है, ठीक है सर। उसके बाद सर इमूवेबल प्रॉपर्टी का रेंटिंग, I फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, I फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी का रेंटिंग अगर कर रहा है गवर्नमेंट, तो सर उस केस में जो बिजनेस एंटिटी होगा वो जीएसटी अंडर RCM देता है, ठीक है सर। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आ रहा है ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट और फ्लोर स्पेस इंडेक्स। सर D फॉर डेवलपमेंट राइट और फ्लोर स्पेस इंडेक्स, या लॉन्ग टर्म लीज में अगर लैंड दिया जा रहा है तो सर उस पर भी जीएसटी आएगा अंडर RCM जो प्रमोटर पे करता है। उसके बाद हमने पढ़ा डायरेक्टर रिलेटेड सर्विस, D फॉर डायरेक्टर रिलेटेड सर्विसेज, ठीक है सर। उसके बाद क्या पढ़ा है सर आपने? उसके बाद मैंने I फॉर इंश्योरेंस एजेंट पढ़ा है, इंश्योरेंस एजेंट रिलेटेड सर्विसेज पे भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आएगा। R फॉर रिकवरी एजेंट, रिकवरी एजेंट की सर्विसेज पे भी जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आता है। उसके बाद हमने पढ़ा M फॉर म्यूजिक कंपोजर, म्यूजिक कंपोजर आप याद रखिएगा, म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर या जो आर्टिस्ट होते हैं उनकी सर्विसेज पे भी जीएसटी अंडर RCM आता है। A फॉर ऑथर की सर्विसेज पे भी जीएसटी अंडर RCM आता है, लेकिन ऑथर को एक दूसरा ऑप्शन भी दिया गया है, ठीक है सर। उसके बाद कौन आया? उसके बाद
M for members of overseeing committee, M for members of overseeing committee of the RBI जो सर्विसेज देता है, D for डायरेक्ट सेलिंग एजेंट जो इंडिविजुअल होता है उसकी सर्विसेज पे भी जीएसटी अंडर आरसीएम आता है। उसके बाद क्या आया सर, उसके बाद आया बिजनेस फैसिलिटेटर और एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट, एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट की सर्विसेज या बिजनेस फैसिलिटेटर की सर्विसेज पे जीएसटी अंडर आरसीएम आता है। उसके बाद क्या आया सर, उसके बाद सिक्योरिटी सर्विसेज आया, सिक्योरिटी सर्विसेज, ओके सर। उसके बाद आर फॉर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल का सर्विसेज, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल जिसमें फ्यूल कॉस्ट इंक्लूडेड है। उसके बाद लास्ट जो सर्विस आया वो आया सिक्योरिटीज लेंडिंग की सर्विसेज। याद रखिएगा, अगर आपने याद रखा डायग्राम्स तो आपको सारे सर्विसेज कवर्ड हो गए। डी फॉर डेवलपमेंट राइट, फ्लोर स्पेस इंडेक्स और लॉन्ग टर्म लीज पे अगर लैंड दिया जा रहा है तो प्रमोटर जीएसटी देता है अंडर आरसीएम। डायरेक्टर की सर्विसेज पे बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी देती है जीएसटी अंडर आरसीएम। सर डी फॉर डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, इंडिविजुअल का केस, ठीक है सर। आई फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी का रेंटिंग अगर गवर्नमेंट कर रहा है तो रजिस्टर्ड पर्सन जीएसटी अंडर आरसीएम देगा। आई फॉर इंश्योरेंस एजेंट की सर्विसेज पे भी जीएसटी अंडर आरसीएम आएगा। ए फॉर एडवोकेट सर्विस, ए फॉर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की सर्विस, ए फॉर एडवोकेट की सर्विसेज, सीनियर एडवोकेट, फर्म ऑफ एडवोकेट और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की सर्विस। ए फॉर एजेंट ऑफ ए बिजनेस करस्पॉन्डेंट या बिजनेस फैसिलिटेटर की सर्विस। जी फॉर जीटीए की सर्विसेज जो जीटीए 5% के लॉप कर रहा है, या जी फॉर गवर्नमेंट की सर्विसेज, गवर्नमेंट की सर्विसेज अदर देन पोस्ट, एयरपोर्ट, इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड सर्विसेज। आर फॉर रिकवरी एजेंट की सर्विस, आर फॉर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल जिसमें फ्यूल कॉस्ट इंक्लूडेड है। ए फॉर ऑथर की सर्विसेज, एम फॉर म्यूजिक कंपोजर की सर्विस, म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर या आर्टिस्ट की सर्विसेज, और एम फॉर मेंबर्स ऑफ द ओवरसीइंग कमिटी, एस फॉर स्पॉन्सरशिप सर्विस, एस फॉर सिक्योरिटी सर्विस एंड एस फॉर सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम में हमेशा जीएसटी अंडर आरसीएम आएगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 94। सेक्शन नंबर 94 बोलता है अगर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है जो स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ सर्विसेज दे रहा है स्पेसिफाइड क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन को, तो सर उस केस में भी जीएसटी आएगा अंडर आरसीएम। याद रखिएगा 3 सर्विसेज है, इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज। इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज जब प्रमोटर को दी जाती है तो अगर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज, तो सर समझ लीजिए एक प्रमोटर है वो एक बिल्डिंग बना रहा है और वो बिल्डिंग में जो भी इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज खरीदता है, अगर उसने 80% फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन खरीदा है तो कोई बात नहीं। फॉर एन एग्जांपल, इसने टोटल इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज जो प्रमोटर रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं उन्होंने 10 लाख की खरीदी फॉर एन बिल्डिंग। सर अगर 8 लाख जीएसटी पेड गुड्स खरीदा है तो कोई बात नहीं, लेकिन समझ लीजिए उसने इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज सिर्फ 7 लाख वर्थ का जीएसटी पेड खरीदा है, तो सर 8 लाख मतलब 80% जीएसटी पेड खरीदना था, तो जो डिफरेंशियल होगा 1 लाख उस पर प्रमोटर जीएसटी देगा अंडर आरसीएम। इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज अगर शॉर्टफॉल होता है बिलो 80% तो प्रमोटर देता है जीएसटी अंडर आरसीएम। उसके बाद सीमेंट जब प्रमोटर खरीदता है फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन तो प्रमोटर देता है जीएसटी अंडर आरसीएम। अगर कैपिटल गुड्स खरीदे जा रहे हैं बाय प्रमोटर तो प्रमोटर देगा जीएसटी अंडर आरसीएम। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 95। सेक्शन नंबर 95 बात करता है ई कॉमर्स ऑपरेटर, मतलब गवर्नमेंट ने बोला है हम नोटिफाई कर देंगे कैटेगरी ऑफ सर्विसेज जिसका इंट्रा स्टेट सप्लाई पे टैक्स विल बी पेबल बाय ई कॉमर्स, और सारे जो प्रोविजन ऑफ द लॉ हैं वो एप्लीकेबल हो जाएंगे ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर, जैसे वही सप्लायर है और उसी पे सारे लायबिलिटी आएंगे। मतलब ऑल द प्रोविजन ऑफ द एक्ट will be applicable to such e-commerce operator as if he is the supplier liable for paying the taxes। अब सुनिए, यहां जो नोटिफाइड कैटेगरी थी पहले वो थी सर हाउसकीपिंग सर्विसेज, अकोमोडेशन सर्विसेज एंड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, राइट सर। अब इसमें क्या हुआ है, इसमें एक अमेंडमेंट आ चुका है एंड एक और सर्विस ऐड हो चुकी है, हेंस मैं इसको बोलता हूं THAR सर्विसेज। याद रखिएगा THAR सर्विसेज पे अब ई कॉमर्स ऑपरेटर लायबल होगा। सो नवंबर 22 के लिए ध्यान रखिएगा ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में भी चेंज आ गया है एंड रेस्टोरेंट एक नया सर्विस ऐड हो गया है। तो सर नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ सर्विसेज में पहला जो सर्विस है वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। अगर ओला उबर के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विसेज दी जाती थी बाई रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल, तो हमेशा जो ऑन ई कॉमर्स ऑपरेटर था वो जीएसटी देता था अंडर आरसीएम। अब उधर ओमनी बस को भी ऐड कर दिया और एनी अदर मोटर व्हीकल को भी ऐड कर दिया। तो समझ लीजिए इधर ओला है, ओला के थ्रू अगर एक पर्सन ऑनलाइन जाके बुक करता है अपना, समझ लीजिए राइड बुक कर रहा है, और यहां एक ऑटो वाले को डायरेक्ट हो गया और ऑटो वाले ने आया और आपको
सर्विस प्रोवाइड कर दिया है। इस केस में सर अब ऑटो को भी कवर कर लिया है गवर्नमेंट ने, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल या अगर ओमनी बस के थ्रू भी सर्विस दिया गया या एनी अदर मोटर व्हीकल मतलब समझ लीजिए आप कोई ऑटो रिक्शा की बात करें, मीटर्ड कैब की बात करें, सारे को कवर कर लिया गया है। अगर इन सारों की सर्विसेज ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू दिए जा रहे हैं तो सर ई कॉमर्स ऑपरेटर लायबल होगा। उसके बाद बोला है एकोमोडेशन सर्विस, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। एकोमोडेशन सर्विसेज में अगर सप्लायर नॉट लायबल टू रजिस्टर अंडर सेक्शन नंबर 21 है तो ई कॉमर्स ऑपरेटर लायबल हो जाएगा, अदरवाइज सप्लायर ही लायबल रहेगा। सर हाउसकीपिंग सर्विसेज का केस में याद रखिएगा, अगर सप्लायर लायबल अंडर 21 है तो सप्लायर लायबल टू रजिस्टर अंडर सेक्शन नंबर 21 है तो सप्लायर ही लायबल होगा, अदरवाइज ई कॉमर्स ऑपरेटर लायबल हो जाएगा। ठीक है सर, लेकिन रेस्टोरेंट एक नया सर्विस ऐड कर दिया गया है। बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने बोला है अगर समझ लीजिए जोमेटो है, जोमेटो के थ्रू एक पर्सन ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करता है, जोमेटो के थ्रू एक पर्सन ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करता है और ऑर्डर एक रेस्टोरेंट के पास चला जाता है। अगर ऑर्डर एक रेस्टोरेंट के पास चला जाता है, रेस्टोरेंट पैक करता है खाना और भेज देता है, इस केस में हमेशा जोमेटो लायबल होगा। जोमेटो ही इनवॉइस रेज करेगा और जोमेटो ही जीएसटी कलेक्ट करते हुए गवर्नमेंट को पे करेगा। गवर्नमेंट ने बोला है रेस्टोरेंट सर्विसेज पे ई कॉमर्स ऑपरेटर को लायबल कर दिया गया है। गवर्नमेंट ने एक नया इंट्रोडक्शन किया है रेस्टोरेंट सर्विसेज, रेस्टोरेंट जैसे कि स्विगी, जोमेटो वगैरह के केस में हमेशा याद रखिएगा सर ई कॉमर्स ऑपरेटर ही लायबल होगा। लेकिन यहां एक एक्सेप्शन डाला गया है, समझ लीजिए एक बंदे ने एक ऑर्डर प्लेस किया ऑनलाइन थ्रू जोमेटो और जोमेटो के थ्रू इसने ऑर्डर प्लेस किया इन ए वेरी बिग होटल विच इज ताज होटल में इसने अपना ऑर्डर प्लेस किया। याद रखिएगा गवर्नमेंट ने बोला है, समझ लीजिए ताज में एक रेस्टोरेंट है, उसके थ्रू खाना प्लेस हुआ है, खाने का ऑर्डर प्लेस हुआ है, तो इस केस में क्योंकि ताज होटल में जो पर रूम का टैरिफ है, कोई भी एक रूम का टैरिफ भी, अगर उस होटल में कोई भी एक रूम का टैरिफ डिक्लेयर टैरिफ भी ग्रेटर देन, देखिए सर्विसेज बाय रेस्टोरेंट इन स्पेसिफाइड प्रेमाइस अगर है तो उस पे सर ई कॉमर्स ऑपरेटर लायबल नहीं होगा। सर्विसेज बाय रेस्टोरेंट इन स्पेसिफाइड प्रेमाइस अगर है तो उस केस में रेस्टोरेंट लायबल नहीं होगा। और सर स्पेसिफाइड प्रेमाइस का मतलब होता है प्रेमाइसेस प्रोवाइडिंग होटल अकोमोडेशन सर्विसेज having declared tariff greater than 7,500 पर यूनिट पर डे। तो सर समझ लीजिए ताज में एक रूम का जो रेंट है पर डे का वो ग्रेटर देन 7,500 पर डे है, तो सर इस केस में ताज बन गया स्पेसिफाइड प्रेमाइसेस। और समझ लीजिए आपने खाने का ऑर्डर जोमेटो के थ्रू प्लेस किया है ताज ग्रुप ऑफ होटल्स में और उनके होटल के थ्रू खाना आपके पास आ रहा है, तो उस केस में जोमेटो लायबल नहीं होगा। उस केस में जो ये स्पेसिफाइड प्रेमाइसेस का जो होटल है वो ही लायबल रहेगा टू कलेक्ट द जीएसटी फ्रॉम यू एंड पे इट टू द गवर्नमेंट। ध्यान रखिएगा अब क्या किया है गवर्नमेंट ने बोला है अगर कोई खाना प्लेस कर रहा है थ्रू जोमेटो और जोमेटो डायरेक्ट करता है रेस्टोरेंट को, रेस्टोरेंट तो खाना पैक करके सप्लाई कर देगा, लेकिन इस केस में गवर्नमेंट ने जोमेटो को ही लायबल कर दिया। जोमेटो स्विगी जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है वही इनवॉइस रेज करेंगे कस्टमर के ऊपर, वही जीएसटी कलेक्ट करेंगे और वही जीएसटी पे करेंगे गवर्नमेंट को। लेकिन ये जो जोमेटो स्विगी वगैरह पे लायबिलिटी आई है, ये लायबिलिटी नहीं आएगी जब सर ऑर्डर प्लेस हुआ है थ्रू जोमेटो और स्विगी और ऑर्डर गया है कहां, स्पेसिफाइड प्रेमाइसेस में, मतलब सर्विसेज बाय रेस्टोरेंट इन स्पेसिफाइड प्रेमाइस अगर दिया जा रहा है, मतलब जो रेस्टोरेंट है वो स्पेसिफाइड प्रेमाइस में अगर है और उसने खाना सप्लाई किया है तो उस केस में वो रेस्टोरेंट ही लायबल होगा। और स्पेसिफाइड प्रेमाइस का मतलब होता है जो प्रेमाइसेस होटल एकोमोडेशन सर्विस ग्रेटर देन 7,500 पर डे का चार्ज कर रही है। डन सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद आ गया इधर एक प्रोवाइजो बोल रहा है ई कॉमर्स ऑपरेटर का अगर फिजिकल प्रेजेंस है टैक्सेबल टेरिटरी में, यस सर फिजिकल प्रेजेंस है तो ई कॉमर्स ऑपरेटर लायबल होगा। सर ई कॉमर्स ऑपरेटर का फिजिकल प्रेजेंस नहीं है तो रिप्रेजेंटेटिव लायबल होगा। अगर सर रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है तो बोला गया है ई कॉमर्स ऑपरेटर को बेटा एक रिप्रेजेंटेटिव को इंडिया में अपॉइंट कर लेना और फिर गवर्नमेंट उसको लायबल कर देगी। डन सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 9। सेक्शन नंबर 9 हमने पढ़ा। सेक्शन नंबर 9 में हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 9(1) जनरल लेवी, 9(2) हमने पढ़ा एचपी मैन, सर 9(3) हमने पढ़ा
सेक्शन नंबर 93 क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 93 बोलता है डायग्राम सर्विसेज पे जीएसटी आएगा अंडर आरसीएम। सेक्शन नंबर 94 हमने पढ़ा। सेक्शन नंबर 94 में हमने क्या पढ़ा? सेक्शन नंबर 94 में हमने पढ़ा इनपुट सर्विसेज, सीमेंट एंड कैपिटल गुड्स के केस में प्रमोटर लायबल होता है टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से लिया गया। सर सेक्शन नंबर 95 में हमने पढ़ा 4 सर्विसेज नोटिफाई हो चुके हैं। नंबर 1 ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विसेज, नंबर 2 हाउसकीपिंग सर्विसेज, नंबर 3 अकोमोडेशन सर्विस, नंबर 4 रेस्टोरेंट सर्विस जो जोमेटो स्विगी वगैरह है उनको अब लायबल कर दिया है। गवर्नमेंट ने देखा बहुत बड़ी फूड इंडस्ट्री है और इसमें बहुत छोटे छोटे रेस्टोरेंट है, छोटे छोटे रेस्टोरेंट से तो कलेक्ट नहीं कर सकता लेकिन स्विगी और जोमेटो से कलेक्ट कर सकता हूं और इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला स्विगी और जोमेटो को लायबल कर देंगे अंडर सेक्शन नंबर 95। अब सेम सेक्शन नंबर 9 की तरह है सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 5 में सेक्शन नंबर 5(1) बोलता है कब आईजीएसटी लेवी होगा। जैसे यहां इंट्रा स्टेट पे सीजीएसटी लेवी होता है, वहां से यहां इंटर स्टेट सप्लाई पे आईजीएसटी लेवी हो जाएगा। सेम तरीका से देखिए सेक्शन नंबर 5 भी है। सेक्शन नंबर 5 और सेक्शन नंबर 9 में यही डिफरेंस है। सेक्शन नंबर 9(1) बात करता है इंट्रा स्टेट सप्लाई का, सेक्शन नंबर 5(1) बात करता है इंटर स्टेट सप्लाई का। सेक्शन नंबर 9(1) 20% मैक्सिमम सीजीएसटी की बात करता है। सर सेक्शन नंबर 5(1) आईजीएसटी मैक्सिमम 40% की बात करता है। उसके बाद सेक्शन नंबर 5(1) में एक प्रोवाइजो है। सेक्शन नंबर 5(1) का प्रोवाइजो बोलता है जो आईजीएसटी ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स लगेगा वो shall be levied and collected as per the custom tariff act, sir, on the value determined under the custom act at the point when custom duties are levied। बेसिकली जब भी आप गुड्स इंपोर्ट करोगे तो आपको उसको इंटरस्टेट मानते हुए आईजीएसटी देना पड़ेगा, अंडर द कस्टम्स एक्ट देना पड़ेगा जब कस्टम ड्यूटी पे कर रहे हो। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद सेक्शन नंबर 5(2) बोलता है सर जैसे 9(2) बोलता है एचपी मैन पे सीजीएसटी लगेगा जब नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल होगा, वैसे ही सेक्शन नंबर 5(2) बोलता है कि सर एचपी मैन के इंटरस्टेट सप्लाई पे आईजीएसटी लगेगा लेकिन फ्रॉम ए डेट नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल। सेक्शन नंबर 5(3) में जो सेक्शन नंबर 93 में नोटिफाइड सर्विसेज है वो सेक्शन नंबर 5(3) में भी नोटिफाइड है लेकिन सेक्शन नंबर 5(3) में 2 एडिशनल सर्विसेज भी नोटिफाइड है। सर ये 2 एडिशनल सर्विसेज कौन सी हैं? एडिशनल सर्विसेज विच आर नोटिफाइड इज कि सर एनी पर्सन फ्रॉम द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, अगर वो टैक्सेबल टेरिटरी में किसी बंदे को सर्विसेज दे रहा है तो जो बंदा टैक्सेबल टेरिटरी में है उसको जीएसटी अंडर आरसीएम देना पड़ेगा। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस का केस में बिजनेस एंटिटी जीएसटी अंडर आरसीएम देता है, यस सर, लेकिन ये एप्लीकेबल नहीं है इन केस ऑफ नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट, क्योंकि अगर इंडिया के बाहर से कोई ओआईडीआर सर्विसेज देता है, एनटीओआर को देता है, उस केस में रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं है, फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल है। ओआईडीआर जीएसटी कलेक्ट करता है फॉरवर्ड चार्ज में और गवर्नमेंट को पे करता है। यस सर, ओआईडीआर को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, जीएसटी कलेक्ट करना पड़ता है और गवर्नमेंट को देना पड़ता है। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का सर्विसेज। अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का सर्विसेज दिया जा रहा है बाय ए पर्सन इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी फॉरेन शिपिंग कंपनी के द्वारा, आप हो इंपोर्टर इन द टैक्सेबल टेरिटरी इंडिया में, तो सर उस केस में यू बीइंग द इंपोर्टर जो ये ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज दी जा रही है इस पे आपको जीएसटी अंडर आरसीएम देना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 94 एंड सेक्शन नंबर 95 एंड सेक्शन नंबर 54 एंड 55 सेम है, बस इतना ही डिफरेंस है, इंट्रा बन जाता है इंटर। सो सेक्शन नंबर 94 में जो 3 सर्विसेज है वो सेक्शन नंबर 54 में भी नोटिफाइड है, बस इतना ही है। इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा तो सेक्शन नंबर 9 एप्लीकेबल हो जाएगा, इंटर स्टेट सप्लाई होगा तो सेक्शन नंबर 54 एप्लीकेबल हो जाएगा। सर उसके बाद ई कॉमर्स ऑपरेटर पे THAR थार सर्विसेज पे सेक्शन नंबर 95 में ई कॉमर्स ऑपरेटर लायबल है, वैसे ही सर थार सर्विसेज अगर इंटरस्टेट दी गई तो सर सेक्शन नंबर 55 में ई कॉमर्स ऑपरेटर को लायबल किया जाएगा। उसके बाद मैंने एक छोटा सा पॉइंट यहां लिखा है, बॉडी कॉर्पोरेट का मैंने डेफिनेशन लिखा है, लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो इन्होंने बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स बोला है, मतलब आपको पहले बॉडी कॉर्पोरेट का मीनिंग पता होना चाहिए। याद रखिएगा बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब होता है
Sir, any entity which is incorporated under the law, sir, it has a separate legal entity, it has perpetual succession, और sir, it has the capacity of to sue and be sued. मतलब sir, body corporate वो होता है जो entity registered under the law होता है, उसका एक separate legal entity होता है. Perpetual succession मतलब लोग आएंगे, members आएंगे, members जाएंगे, but वो entity चलता रहेगा. और lastly sir, उसको कोई सू भी कर सकता है और वो भी किसी को सू कर सकते हैं, तो सर उनको बॉडी कॉर्पोरेट बोला जाता है. और अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, सर आप बॉडी कॉर्पोरेट का मीनिंग क्यों समझा रहे हो? क्योंकि अगर आप देखोगे तो रिवर्स चार्ज में बहुत जगह बॉडी कॉर्पोरेट का टर्म यूज किया गया है. तो सर ये चार चीजों को अगर देखो तो एक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट, पब्लिक कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट, प्राइवेट कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट, एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट है. सर उसके बाद सर आपको याद रखना है कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी, समझ लीजिए आईसीआई है, आईसीआई इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द लॉ, सेपरेट लीगल एंटिटी है. सर परपेचुअल सक्सेशन है, इट इज द कैपेसिटी ऑफ टू सू एंड बी सूड. तो सर आईसीआई, आईसीएसआई, आईसीडब्ल्यूआई, सेबी, ये सारे बॉडी कॉर्पोरेट बन गए. फिर इन्होंने बोला है बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन में इंक्लूड करना है कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. तो अगर माइक्रोसॉफ्ट आईएनसी है, फेसबुक आईएनसी जो यूएस में इनकॉर्पोरेटेड है, वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है. बट बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड नहीं करेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी या एक सोसाइटी को, और बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड नहीं करेगा एनी बॉडी कॉर्पोरेट विच इज बीइंग विद द सेंट्रल गवर्नमेंट मेड बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन से बोल दिया है किसी को कि सर आप बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो, तो वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होगा. डन सर, पॉइंट क्लियर है. यहां बाबा मेरा चार्ज ऑफ जीएसटी का रिवीजन कंप्लीट होता है. सुनिए, चैप्टर ए ग्रेडेड है, चैप्टर ए ग्रेडेड है, और चैप्टर में आपको ध्यान रखना है सेक्शन नंबर 95 में सेक्शन नंबर 95 में जो अमेंडमेंट आया है, सर पहला बात, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विसेज बाय ओमनी बस और एनी अदर मोटर व्हीकल के केस में भी कौन लायबल होगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर ही लायबल होगा. और सर अगर रेस्टोरेंट सर्विसेज दिए जा रहे हैं थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, जैसे कि स्विगी जोमेटो वगैरह के थ्रू, तो स्विगी जोमेटो वगैरह को ही जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करना है. लेकिन अगर समझ लीजिए आपने खाना बुक किया थ्रू स्पेसिफाइड प्रेमाइसेस, तो इस केस में जो रेस्टोरेंट स्पेसिफाइड प्रेमाइसेस में लोकेटेड है वही लायबल होगा, जोमेटो स्विगी वगैरह लायबल नहीं होगा. अब सुनिए, अब इसको रिलेटेड एक सर्कुलर है, रेस्टोरेंट सर्विसेज रिलेटेड एक सर्कुलर आया है. चलिए आपको वो सर्कुलर भी एक बार क्विकली मैं ग्लिम्स दिखा देता हूं. चलिए देखिए सर्कुलर क्या बोलता है? जीएसटी ऑन सर्विसेज सप्लाइड, जीएसटी ऑन सर्विसेज सप्लाइड बाय रेस्टोरेंट, जीएसटी ऑन सर्विसेज सप्लाइड बाय रेस्टोरेंट थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर. मतलब जब स्विगी जोमेटो वगैरह के थ्रू सर्विसेज दी जाएंगी तो लोगों को बहुत सारा क्वेश्चंस हो गया था, तो लोगों ने ये क्वेश्चंस गवर्नमेंट को पूछा. मैंने आपको क्या बोला कि अगर स्विगी जोमेटो वगैरह के थ्रू एक बंदा ऑर्डर प्लेस करता है तो क्या होगा? स्विगी जोमेटो ऑर्डर को डाइवर्ट करेगा ऑर्डर रेस्टोरेंट को, रेस्टोरेंट खाना पैक करके सप्लाई कर देगा. इस केस में गवर्नमेंट ने बोला है कि स्विगी जोमेटो वगैरह ही इनवॉइस रेज करेंगे, वही जीएसटी कलेक्ट करेंगे और गवर्नमेंट को जीएसटी अंडर सेक्शन नंबर 95 पे करेंगे. इस रिलेटेड बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा, गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दिया है. चलिए समरी पढ़ लेते हैं. आ जाइए बाबा. गवर्नमेंट बोल रही है सर्टेन रिप्रेजेंटेशंस हैव बीन रिसीव्ड रिक्वेस्टिंग फॉर क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग मॉडलिटीज ऑफ कंप्लायंसेस टू द जीएसटी लॉ इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज थ्रू द ई कॉमर्स ऑपरेटर. पहला बात लोगों ने पूछा, वुड ई कॉमर्स हैव टू स्टिल कलेक्ट टीसीएस इन कंप्लायंस विद सेक्शन नंबर 52? सर अगर समझ लीजिए एक बंदे ने ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर रेस्टोरेंट के पास गया और रेस्टोरेंट ने सप्लाई कर दिया, इस केस में क्या स्विगी जोमेटो पे टीसीएस की लायबिलिटी आएगी? गवर्नमेंट ने बोला टीसीएस की लायबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि पूरा जीएसटी तो स्विगी जोमेटो जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है वही पे कर रहे हैं. इन दिस सिनेरियो गवर्नमेंट बोल रहा है टीसीएस एक ट्रैकिंग मैकेनिज्म होता है, हम तो यहां पे सप्लायर को ट्रैक करने के लिए आपको टीसीएस काटने बोल रहे थे सर, टीसीएस कलेक्ट करने बोल रहे थे, लेकिन यहां पे तो हमें ट्रैक करने की जरूरत ही नहीं है कि रेस्टोरेंट कौन है, हमें क्या मतलब है जब आपने ऑलरेडी जीएसटी कलेक्ट करके पे कर दिया है. एंड हेंस टीसीएस प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन लोगों ने पूछा कि सर वुड ई कॉमर्स हैव टू मैंडेटरीली टेक सेपरेट रजिस्ट्रेशन?
सर लोगों ने बोला कि सर ये जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, ये जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, ये कुछ अलग और भी नॉर्मली भी अपना कमीशन वगैरह का सेल्स दिखा रहे होंगे ऑनलाइन। मतलब इनका एक सेल तो होगा कमीशन जो ये रेस्टोरेंट से चार्ज करते हैं। सेकेंडली अब सर इन्होंने जो ये बिल वगैरह इशू किया, कस्टमर को जीएसटी वगैरह कलेक्ट किया है और पे किया है, तो ये इनवॉइसेस भी दिखाना पड़ेगा क्योंकि ये भी एक सेल हो गया जो ई कॉमर्स ऑपरेटर दिखा रहा है अपने नाम पे। तो सर अब क्या ई कॉमर्स ऑपरेटर का दो दो सेल हो गया, एक तो उसका कमीशन का सेल जो वो रेस्टोरेंट वगैरह से ले रहा था, सेकेंडली हो सकता है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर खुद भी कुछ बेचता हो। सर थर्डली अब जब ई कॉमर्स ऑपरेटर ने यहां इनवॉइस दिया रेस्टोरेंट सर्विस का अमाउंट भी कलेक्ट किया, जीएसटी भी कलेक्ट किया और जीएसटी गवर्नमेंट को पे किया, ये इनवॉइसेस को दिखाने के लिए क्या अलग से ई कॉमर्स ऑपरेटर रजिस्ट्रेशन लेगा? गवर्नमेंट ने बोला सेपरेट रजिस्ट्रेशन मैंडेटरीली लेने का जरूरत नहीं है, अपना जो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन है उसी में इस सेल को भी दिखा सकते हो, यही बोला गया है। Would e-commerce have to mandatorily take a separate registration with respect to supply of restaurant services through them, even though they are registered to pay GST on services on their own account? नहीं बाबा, उन्होंने अगर अपने खुद के सर्विसेज के लिए रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो सर उसी रजिस्ट्रेशन में ये जो रेस्टोरेंट वाली सप्लाईज है इनको भी दिखा सकते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया, वुड द ई कॉमर्स ऑपरेटर बी लायबल टू पे टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज मेड बाय अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी? मतलब अगर ये रेस्टोरेंट अनरजिस्टर्ड है तो भी बाबा ई कॉमर्स ऑपरेटर लायबल होगा। अरे पूरा फंडा टू गेट सेक्शन नंबर 95 का चार्ज ऑन द ई कॉमर्स ऑपरेटर इसीलिए गवर्नमेंट ने लाया है क्योंकि ये रेस्टोरेंट अगर अनरजिस्टर्ड भी होगा तो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर को जीएसटी अंडर सेक्शन नंबर 95 इनवॉइस रेज करके जीएसटी कलेक्ट करके पे करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाइए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लोगों ने पूछा कि सर what would be the aggregate turnover of the person supplying the restaurant service through e-commerce? मतलब लोगों ने पूछा ये जो रेस्टोरेंट है इसका एग्रीगेट टर्नओवर क्या होगा? तो गवर्नमेंट ने एक सिंपल क्लैरिफिकेशन दिया, अरे इसके पास तो लोग डायरेक्टली भी आ रहे होंगे रेस्टोरेंट में, वो भी इसका टर्नओवर है, प्लस जो इसने ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बेचा है ना वो भी रेस्टोरेंट के एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा। और अगर एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस हो गया 20 लाख और 10 लाख तो रेस्टोरेंट को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, याद रखिएगा। लेकिन रेस्टोरेंट का जो जीएसटी है, रेस्टोरेंट सर्विसेज का जो जीएसटी है फॉर द ऑनलाइन सेल वो हमेशा ई कॉमर्स ऑपरेटर ही पे करेगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद कैन द सप्लाईज ऑफ restaurant services made through e-commerce operator be recorded as inward supply of the e-commerce? लोगों ने पूछा कि सर ये जो रेस्टोरेंट सर्विसेज दी जा रही है यहां तो ई कॉमर्स ऑपरेटर ने इनवॉइस रेज किया, जीएसटी कलेक्ट किया और गवर्नमेंट को पे किया, क्या ये ऐसा है कि रेस्टोरेंट ने जो सप्लाई किया ई कॉमर्स को, ये बाबा रेस्टोरेंट ने क्या ई कॉमर्स ऑपरेटर को सप्लाई किया है? और सर क्या इसको इनवर्ट सप्लाई मानते हुए ई कॉमर्स ऑपरेटर जीएसटी रिवर्स चार्ज में देगा? गवर्नमेंट ने बोला नालायक, ऐसा कुछ नहीं है। रेस्टोरेंट ने कभी भी ई कॉमर्स ऑपरेटर को सप्लाई नहीं किया है। ई कॉमर्स ऑपरेटर को कोई जीएसटी अंडर आरसीएम ऑन द रेस्टोरेंट सर्विस, बाबा ई कॉमर्स ऑपरेटर ने कभी रेस्टोरेंट सर्विस रिसीव नहीं किया। ई कॉमर्स ऑपरेटर ने सिर्फ जीएसटी इनवॉइस रेज किया, कस्टमर को अमाउंट भी कलेक्ट किया, जीएसटी भी कलेक्ट किया और जीएसटी गवर्नमेंट को पे किया। रेस्टोरेंट सर्विस का रिसिपिएंट कभी भी ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं है। गवर्नमेंट को लोगों ने पूछा कैन द सप्लाईज ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस मेड थ्रू ई कॉमर्स बी रिकॉर्डेड एज इनवर्ट सप्लाई ऑफ ई कॉमर्स? नहीं बाबा, वो इनवर्ट सप्लाई नहीं है ई कॉमर्स ऑपरेटर का। नेक्स्ट, सर वुड ई कॉमर्स बी लायबल टू रिवर्स प्रोपोर्शनेट इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन इनपुट goods and services for the reason that ITC is not admissible on restaurant service? क्या होता है रेस्टोरेंट सर्विस का केस में? रेस्टोरेंट सर्विस के केस में जो एक रेस्टोरेंट होता है वो कस्टमर को हमेशा 5% जीएसटी चार्ज करता है और उसको कोई आईटीसी नहीं मिलता। तो लोगों ने गवर्नमेंट को पूछा कि सर अब तो ई कॉमर्स ऑपरेटर जब इनवॉइस रेज कर रहा है, रेस्टोरेंट सर्विसेज का इनवॉइस रेज कर रहा है कस्टमर के ऊपर, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, हो सकता है ई कॉमर्स ऑपरेटर कुछ अदर सप्लाईज भी दे रहा हो, यस,
कुछ अदर सप्लाईज भी दे रहा, उसका आईटीसी तो अलाउड रहेगा। लेकिन क्योंकि ई कॉमर्स ऑपरेटर अब इनवॉइस विथ रेस्पेक्ट टू रेस्टोरेंट सर्विस भी रेज कर रहा है, तो क्या आईटीसी जो है उसको अपोर्शन किया जाएगा कि सर थोड़ा आईटीसी आपको मिलेगा, रेस्टोरेंट सर्विस रिलेटेड आईटीसी नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट ने बोला नालायक, ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या रेस्टोरेंट सर्विस दे रहा है? नहीं, ये सिर्फ रेस्टोरेंट के बिहाफ में इनवॉइस रेज करके जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे रहा है। इसको कोई आईटीसी अपोर्शनमेंट वगैरह करने की जरूरत नहीं है। यही गवर्नमेंट ने यहां बोला कि सर would e-commerce be liable to reverse the ITC on the input goods and services for the reason that ITC is not admissible on restaurant service? गवर्नमेंट ने बोला नहीं, ई कॉमर्स ऑपरेटर को कोई रिवर्सल करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद लोगों ने पूछा कैन ई कॉमर्स यूटिलाइज इट्स इनपुट टैक्स क्रेडिट टू पे टैक्स ऑन रेस्टोरेंट सर्विस? अब इधर क्या हो रहा है, जब रेस्टोरेंट का बिल ये लोगों को दे रहा है, ये जीएसटी लोगों से कलेक्ट कर रहा है। लोगों ने पूछा कि सर ई कॉमर्स ऑपरेटर के पास तो बहुत सारे आईटीसी ऑलरेडी है, क्या ये आईटीसी यूज करके ये जीएसटी पे कर सकता है? गवर्नमेंट ने बोला नहीं नहीं नहीं, ई कॉमर्स ऑपरेटर को ये जो जीएसटी कलेक्ट किया है, ये जीएसटी अंडर सेक्शन नंबर 95 गवर्नमेंट को कैश में ही पे करना पड़ेगा, आईटीसी अपना यूज करके पे नहीं कर सकता। उसके बाद नो आईटीसी कैन बी यूज्ड। उसके बाद लोगों ने पूछा वुड सप्लाई of goods or services other than restaurant service through e-commerce be taxed at 5%? For an example, गवर्नमेंट को लोगों ने पूछा कि सर would supply of goods or services other than restaurant services through e-commerce be taxed at 5% without ITC? मतलब समझ लीजिए एक रेस्टोरेंट वाला है, उसके पास एक बंदे ने ऑनलाइन ई कॉमर्स ऑपरेटर के पास गया, ऑर्डर प्लेस किया, एक ऑर्डर प्लेस किया रेस्टोरेंट का, खाने का, फूड का ऑर्डर प्लेस किया, और समझ लीजिए खिलौने का, टॉय का ऑर्डर भी प्लेस किया। अब सुनिए, इसने क्या किया, खाना भी भेज दिया, टॉय भी भेज दिया। अब क्या होगा, ये खाने पे तो ई कॉमर्स ऑपरेटर 5% का बिल रेज करेगा, इनवॉइस रेज करेगा, 5% जीएसटी कलेक्ट करेगा और जीएसटी गवर्नमेंट को पे कर देगा। लोगों ने पूछा ये जो टॉय था, क्या टॉय के ऊपर भी 5% जीएसटी लगेगा? गवर्नमेंट ने बोला नालायक, इस पे नॉर्मल रेट पे जो जीएसटी होगा उसका इनवॉइस ये जो सप्लायर होगा वो इनवॉइस देगा, और यहां से जीएसटी यहां से अमाउंट जाएगा ई कॉमर्स ऑपरेटर के पास, और ई कॉमर्स ऑपरेटर ये सप्लायर को पे कर देगा। सर क्या हुआ स्टोरी देखिए, गवर्नमेंट को लोगों ने पूछा, गवर्नमेंट ने बोला ई कॉमर्स इज रिक्वायर्ड टू पे ओनली ऑन notified services besides the services other than made on its own account on any supply that is not notified under 95, that is supplied by a person through e-commerce. The liability to pay GST continues on such supplier and e-commerce shall be liable to pay TCS. Sir, thus present dispensation continues for e-commerce on supplies other than restaurant. Sir, on such supplies other than restaurant services made through e-commerce, GST will continue to be billed, collected and deposited in the manner as being done at present. E-commerce will be liable to deduct TCS. तो क्या होगा सर, अगर समझ लीजिए कोई बंदा ई-कॉमर्स ऑपरेटर ऑनलाइन गया, ऑर्डर प्लेस किया एक बंदे के पास खाने का और टॉय का, बंदा खाना भी भेज देगा, टॉयज भी भेज देगा, लेकिन यहाँ पे खाने का बिल क्या होगा, गवर्नमेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर रेज करेगा, यहां पे 5% जीएसटी कलेक्ट करते हुए गवर्नमेंट को पे कर देगा। लेकिन जब ये टॉय रिलेटेड पेमेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर को करेगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर यहां पे टॉय का पेमेंट इस दुकानदार को करेगा, तब सर टीसीएस काटेगा, क्योंकि सर जिस जो टॉय है वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या एनी अदर सर्विस अगर दिया गया है, तो सर एनी अदर गुड्स एंड सर्विस के ऊपर तो टीसीएस के प्रोविजन नॉर्मली अप्लाई करेंगे। डन सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद गवर्नमेंट को लोगों ने पूछा वुड रेस्टोरेंट services and goods and service other than restaurant sold by restaurant to a customer under the same order be billed differently, who shall be liable to raise the invoice in such case? गवर्नमेंट को लोगों ने पूछा कि सर समझ लीजिए एक बंदे ने ऑनलाइन ई कॉमर्स ऑपरेटर के पास गया और एक ऑर्डर प्लेस किया, मेरे पास ऑर्डर आया, मेरे पास खाने का ऑर्डर भी आया और मेरे पास खिलौने का ऑर्डर भी आ गया। मैंने क्या किया, खाना भी भेज दिया, खिलौना भी भेज दिया, इसका बिल कौन बनाएगा? तो गवर्नमेंट ने बोला देख बाबा, जहां तक रेस्टोरेंट सर्विस की बात है, जहां तक रेस्टोरेंट सर्विस की बात है, ई कॉमर्स ऑपरेटर इनवॉइस देगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर ही जीएसटी कलेक्ट करेगा और ई कॉमर्स ऑपरेटर ही अंडर सेक्शन नंबर 95 जीएसटी गवर्नमेंट को पे कर देगा। लेकिन
जो ये टॉय था, टॉय के लिए जो सप्लायर होगा वही इनवॉइस देगा सर। जो बायर होगा वो पेमेंट करेगा ई कॉमर्स को, ई कॉमर्स टीसीएस काटेगा और रिमेनिंग अमाउंट सर जो सप्लायर था उसको पे कर देगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। तो यहां दो बिलिंग होगा, टॉय रिलेटेड बिलिंग सप्लायर करेगा और खाना रिलेटेड बिलिंग ई कॉमर्स ऑपरेटर करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इधर पूछा गया हु विल इशू द इनवॉइस इन रेस्पेक्ट ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस सप्लाइड थ्रू ई कॉमर्स वेदर बाय रेस्टोरेंट और द ई कॉमर्स। सर मैंने आपको इतनी बार बोल दिया कि सर ई कॉमर्स ऑपरेटर ही खाना रिलेटेड इनवॉइस रेज करता है, जीएसटी भी कलेक्ट करता है, अमाउंट भी कलेक्ट करता है और जीएसटी गवर्नमेंट को पे करता है। सो सर रेस्टोरेंट सर्विसेज का बिल हमेशा ई कॉमर्स ऑपरेटर जो स्विगी जोमेटो होंगे वही रेज करेंगे, वही कलेक्ट करेंगे जीएसटी और वही गवर्नमेंट को पे करेंगे। जो अदर गुड्स एंड सर्विस है उनका तो जैसा चलता आ रहा था वैसे ही चलेगा, लेकिन रेस्टोरेंट रिलेटेड ई कॉमर्स ऑपरेटर इनवॉइस रेज करेगा, जीएसटी कलेक्ट करेगा और जीएसटी गवर्नमेंट को पे करेगा। उसके बाद लोगों ने पूछा क्लैरिफिकेशन में बी इशूड एज रिगार्ड्स टू रिपोर्टिंग ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस। मतलब ये जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है ये कहां कहां रिपोर्ट करेगा ये रेस्टोरेंट सर्विसेज को, और जो ये खाना बेचने वाला रेस्टोरेंट था ये कहां कहां रिपोर्ट करेगा जो खाना बेचा गया है थ्रू ई कॉमर्स। तो गवर्नमेंट ने बोला सप्लायर आप तो अपने जीएसटीआर 1 में जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल किया है उसको रिपोर्ट कर दीजिए और जीएसटीआर 3B में भी आप उसको रिपोर्ट कर दीजिए। रिपोर्टिंग का काम तो सप्लायर का रहेगा। ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए गवर्नमेंट ने बोला ई कॉमर्स ऑपरेटर आप अपने, देखिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि सर द number of other services are already notified under section number 95 in respect of such services e-commerce operator are presently paying the tax by furnishing in GSTR 3B. The e-commerce operator may on services notified under section number 95 including restaurant service provided through e-commerce may continue to pay GST by furnishing the details in GSTR 3B through reporting them as outward taxable supply। मतलब ई-कॉमर्स ऑपरेटर अपने GSTR 1 में रिपोर्ट भी करेगा और GSTR 1 में रिपोर्ट करेगा और GSTR 3B के थ्रू टैक्स पे कर देगा। यही बोला है इन्होंने। और GSTR 1 में क्या बोला है, बिसाइड्स ई कॉमर्स में ऑल्सो फर्निश the details of such supply under section number 95 in table 7A और table 4A of GSTR 1। मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर GSTR 1 में रिपोर्टिंग करेगा, GSTR 3B के थ्रू टैक्स पे करेगा। और सर जो ये रेस्टोरेंट था, रेस्टोरेंट के लिए गवर्नमेंट ने बोला उसको रिपोर्ट करना है, ये सेल को जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आपने खाना बेचा है सर उसको अपने GSTR 1 और GSTR 3B में बस रिपोर्ट कर दीजिएगा, क्योंकि टैक्स पेमेंट करने का तो लायबिलिटी ई कॉमर्स ऑपरेटर का है। यस सर, पॉइंट क्लियर हो गया। यहां जो ये सर्कुलर था विथ रेस्पेक्ट टू रेस्टोरेंट सर्विस वो भी मैंने कवर कर लिया और मेरा रिवीजन विथ रेस्पेक्ट टू चैप्टर नंबर 4 जो चार्ज ऑफ जीएसटी का चैप्टर है वो क्लोज होता है। ए ग्रेडेड टॉपिक है, याद रखिएगा। 3 मार्क का क्वेश्चन 9(3) से भी आ सकता है, 3-4 मार्क का क्वेश्चन सेक्शन नंबर 9(5) मतलब 9(3) एंड सेक्शन नंबर 9(5) बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सेक्शन नंबर 9(5) याद रखिएगा, थार सर्विसेज पे ई कॉमर्स ऑपरेटर लायबल रहेगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर चाहे रेडियो टैक्सी से हो रहा हो, चाहे मैक्सी कैब, चाहे मोटर कैब, चाहे मोटरसाइकिल, चाहे ओमनी बस, चाहे एनी अदर मोटर व्हीकल से हो रहा हो, सर ई कॉमर्स ऑपरेटर लायबल रहेगा। अकोमोडेशन सर्विस, रेस्टोरेंट सर्विस तो ऑलरेडी अकोमोडेशन सर्विस, हाउसकीपिंग सर्विसेज तो ऑलरेडी नोटिफाइड थी, रेस्टोरेंट सर्विस को नोटिफाई कर दिया है और रेस्टोरेंट सर्विसेज के केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर लायबल होगा। ई कॉमर्स ऑपरेटर बेसिकली जो स्विगी जोमेटो है वो इनवॉइस रेज करेंगे, जीएसटी कलेक्ट करेंगे और गवर्नमेंट को पे करेंगे। लेकिन अगर रेस्टोरेंट वो है जो स्पेसिफाइड प्रेमाइस में लोकेटेड है तो सर बेसिकली स्पेसिफाइड प्रेमाइस वो होता है जहां पे होटल अकोमोडेशन मतलब एक रूम का रेंट कोई भी एक रूम का रेंट ग्रेटर देन 7,500 है, तो उस प्रेमाइसेज में अगर कोई होटल है तो उसका वो अगर खाना बेच रही है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू तो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर लायबल नहीं होगा। वही जो रेस्टोरेंट है वही जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करेगा। यही मैं क्लोज करता हूं अपना चैप्टर ऑफ चार्ज ऑफ जीएसटी। ऑल द बेस्ट गाइस, बाय।
तो आज का क्विज है जो सेक्शन नंबर 95 में रेस्टोरेंट सर्विसेज को लाया गया है, सेक्शन नंबर 95 में रेस्टोरेंट सर्विसेज को इंक्लूड किया गया है, उसके कारण आपको बताना है कि वेरियस स्टेक होल्डर्स के ऊपर क्या इंपैक्ट हुआ है, किसे फायदा हुआ है, किसे नुकसान हुआ है, उसके बारे में मुझे बताना है इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एक लकी विनर जीतेगा चार्ट बुक वर्जन 8। चलिए बाबा कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए बाबा यहां मैं अपना रिविजनरी विथ रेस्पेक्ट टू द चैप्टर क्लोज करता हूं। आई होप आप लोगों को बड़ा मजा आया हो तो कमेंट करना मत भूलिएगा, मुझे बताइएगा कि हां सर मजा आ रहा है। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा। क्यों सर? क्योंकि ऐसे रिविजनरी मैं लाता रहूंगा तो आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। ऑल्सो वीडियो को शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर कीजिएगा, शेयरिंग इज केयरिंग। एक बार रिविजनरी हो जाए तो क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा अपने बुक से। राइट एवरीवन, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, बाय ऑल। पढ़ते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा।